हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जो वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इससे पहले 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से 11 सूत्री की मांग की थी, जिसको लॉर्ड इरविन ने नज़रअंदाज कर दिया था। इसी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चारों ऑप्शन के बारे में। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। इसको स्थगित 1922 में कर दिया गया चौरी चौरा कांड के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना 8 अगस्त 1942 में शुरुआत इसकी हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कि देव समाज। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, सही है। धर्म सभा, तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव, ये भी सही है। सेवा सदन, तो सेवा सदन के संस्थापक दिया हुआ है हृदयनाथ कुंजरू, यह गलत है। और वेद समाज के श्री धरलू नायडू, ये भी सही है। तो सेवा सदन के कौन हो जाएंगे? बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी ने इसका स्थापना किए थे, बहराम जी मालाबारी। जबकि हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना की थी। सेवा समिति की स्थापना की थी, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था, अस्कंद। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। जबकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो सतनामी विद्रोह जो हुआ था ना, यह हुआ था औरंगजेब के शासनकाल के समय में, और यह विद्रोह जो हुआ था 1672 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरी को अपनी राजधानी बनाई थी? सिरी को अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए मंगोलों के आक्रमणों का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। और मंगोल आक्रमण के सुरक्षा के लिए 1303 से 1304 में अलाउद्दीन खिलजी सिरी, यानी सिरी क्या था उस समय? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। कंफ्यूज नहीं होना था कि सिरी कौन सा नया शब्द सुन लिए, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों का अवशेष मिला है? नवपाषाण युग का गर्त निवासों का अवशेष मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो जो सांप्रदायिक पंचायत जो हुआ था, रामजे मैकडॉनल्ड 16 अगस्त 1932 को महात्मा गांधी उस समय भी थे और उधर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो उसमें से जैन को पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में नहीं रखा गया था। और रखा किसको गया था? तो इनमें मुसलमान को, यूरोपियों को, सिखों, दलितों एवं भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया था, जैन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई? तो अंग्रेजों के द्वारा जो पेशवा प्रथा चली आ रही थी, वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था, उसी में पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और उस समय शासक था बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या हो गया? विभाजन हो गया। और क्योंकि स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, मतभेद हो गया। प्रश्न है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह पटना में हुआ था, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? कालक्रम के अनुसार उसको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था,
जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और चौरी चौरा कांड 1922 5 फरवरी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, सभी एक दूसरे एक ही प्रश्न है लेकिन इधर उधर कर दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित है काल के अनुसार। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक, तो चरक या कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, वसुमित्र रहते थे, अश्वघोष रहते थे, सभी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इनका एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है कि शक संवत की स्थापना शक संवत किसने चलाई थी? तो कनिष्क ने चलाई थी। कब? 78 ईस्वी में चलाई थी। अगला प्रश्न है किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था? उदंतपुरी विहार का निर्माण गोपाल के द्वारा करवाया गया था। और यह गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की थी, मुंगेर में। और पाल वंश का जो स्थापना हुआ था 7वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो पुनर्जन्म की, कर्मवाद की, मोक्ष की, इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? बेलोर, तो बेलोर विद्रोह जो हुआ था ना, यह सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 1806 ईस्वी में हुआ था। और सर जॉर्ज वार्लो का जो कार्यकाल था 1805 से लेकर 1807 तक था। उसी के बीच में 1806 में यह सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर बेलोर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह की जो संख्या है ना वह 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो बुध हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। याद रखना है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द यानी सदृश जो है ग्रह, कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको पार्थिव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यह गलत है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, यह भी गलत है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। इसमें से कौन सा सत्य है? यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से कोई सत्य नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये जो देशांतर तिथि कह रहा है ये गलत हो जाएगा। और ग्रीनविच देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से नहीं, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जबकि यहाँ अटलांटिक महासागर दिया है, गलत हो गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेफाइट इसमें से नहीं हो जाएगा। ग्रेफाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। कौन कौन है? तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पैग्माटाइट है, डायोडाइट है और ग्रेवो, ये सब आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। एशिया की सबसे लंबी यांगत्से नदी, उसी का पूरा नाम है यांगत्से। यूरोप का जो सबसे लंबी नदी है वो आपका वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदी है, तो मरे यहाँ की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? देखिए टुंड्रा और शीत, तो अगर देखिए याद करने का तरीका देखिए, अगर शीत है यानी ठंडा है तो उसमें क्या होता है? आदमी के कुल जाता है, काय करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्रायोलाइट कहते हैं, क्रायोलाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ किला है, रोहतांग है, बारालाचा है, जबकि लिपुलेख, माना और नीति या उत्तराखंड की वनस्पति क्या है? दर्रा है। और ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो जाएगा, बाद बाकी सभी हिमाचल प्रदेश में है, यह उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा या ताप्ती की सहायक नदी है। पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। ताप्ती डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील, जो कहाँ है? सिक्किम में है। और इसका जो यहीं से चोलामू झील से ही तीस्ता नदी निकलती है।
अगला प्रश्न है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 51% पर कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? देखिए, तो यहाँ पर आपका एक ही याद रखिएगा, अपवाद में है, बाद बाकी जितने भी कारखाने स्थापित हुए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। पीसी महालनोबिस के जो सिद्धांत पर आधारित था उसी में बहुत सारा जो कारखाना स्थापित किया गया था, लेकिन जो बोकारो स्टील प्लांट था ना, या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था, स्थापना किया गया था। और कब इसका स्थापना किया गया था? 1964 ईस्वी में, और यह रूस के सहायता से स्थापित किया गया था इसको। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। और इस समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। और इसमें और सदस्य कभी कभी पूछ देगा, तो इसमें एक थे डीआर गॉडगिल और बीके राव। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना? तो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक इसका कार्यकाल रखा गया था। और यह प्रणब मुखर्जी इसको क्या किए थे? इसकी उन्हीं के मॉडल पर यह आधारित था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आरबीआई का लेखा वर्ष शुरू होता है मतलब कब से कब तक? तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है ना, यह 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। और इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी, या किस देश में की गई थी? तो पहला स्टॉक एक्सचेंज या नीदरलैंड इसको स्थापित किया था, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। और वहां 1620 ईस्वी में ही स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हो गई थी विश्व में सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? जेंडर बजट की शुरुआत यह 1984 ईस्वी में ही ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इसके तहत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि तय करती थी, अभी भी करती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन 1947 ईस्वी में किया गया था। और इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था। और गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था या फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से एक और चीज लिया गया है, वहां की जो क्रांति का जो नारा था, स्वतंत्रता बंधुता, ठीक है, यह भी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, यह भी फ्रांस के स्वतंत्रता से ही या संविधान से ही लिया गया है। और वहां से गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार यह दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। और सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 43 का ख को जोड़ा गया था। सहकारी समिति को जोड़ने के लिए सहकारी समिति नाम से एक नया भाग 9 का ख संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त की जरूरत नहीं है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर इसमें कर है कि लोकसभा विधानसभाओं में आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत हासिल होना चाहिए। तो यह शर्त आपका है, किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त की जरूरत नहीं है? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, क्योंकि उसे लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत हासिल करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है।
और अनुच्छेद या आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में है। जबकि चलिए और जान लेते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 44 में है कि कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो 2 राष्ट्रपति। कौन कौन? तो एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक है फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। और एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे और उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। और एक और राष्ट्रपति के बारे में पूछता है कि बीबी गिरी ने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? तो भारत में जो नागरिकता है ना वह 3 तरीकों से समाप्त की जा सकती है। कैसे कैसे? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई है। जो क्या है कि नागरिकता का परित्याग आप कर दे रहे हैं तो हो जाएगा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर हो जाएगा, और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर हो जाएगा। 3 तरीका है उसमें। अगला प्रश्न है कि संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विचार या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान की संरचना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका का विचार, वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा है। N.A. पालकीवाला। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र है। बहुत आसान प्रश्न है। और जो शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरा पर तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? तो ये 5 देश है। और 5 देश याद करने के लिए याद रखिएगा ABCFR। ठीक है, ABCFR। ये रूस है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यानी राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है यह हैदराबाद में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। मसाला बोर्ड कोची। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेशम की किस्म में नहीं है? तो रेशम का 4 है, एरी, तोसर, सहतूत, मूंगा। जबकि इसमें से मलबरी भी है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन है। और भारत में रेशम की सभी 5 किस्में पाई जाती हैं। मलबरी, टसर, ओक, टसर, मूंगा, सिल्क, इरी। ये 5 प्रकार की किस्में भारत में पाई जाती हैं। तो इसमें सभी किस्म है। ऑप्शन नंबर जो डी का है इनमें से कोई नहीं, सभी किस्म रेशम का ही है। अगला प्रश्न है कि कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? कैडी पुटिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा गोल्फ से है। कैडी पुटिंग, टी, पुल हॉल, ये सभी गोल्फ से संबंधित है। और गोल्फ पहली बार स्कॉटलैंड में खेला गया था, स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में इसमें से कौन नहीं है? तो मुदुमलाई है, वेदांतगल है, इंदिरा गांधी है। जबकि पराम्बिकुलम जो है ना यह अभयारण्य यह केरल में है, केरल राज्य में है। पेरियार केरल में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अबोहर जो है ना अभयारण्य पंजाब में है। और नोंगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में है। अगला प्रश्न है कि पंचेद बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेद, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी पर। और यह बांध जो है ना झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है कि पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा, तो पालकोंडा जो पर्वत है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में पालकोंडा है। और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। इसी पर्वत पर एक किनारे पर आगे प्रश्न देखते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था 1980 ईस्वी में। और इस वन संरक्षण अधिनियम को 25 अक्टूबर 1900 को अधिनियमित कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। और इसका जो 2023 में इसका थीम था, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन।
अगला प्रश्न है कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया परमाणु या अणुओं को एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, या किस नियम के द्वारा हुआ था? तो हो जाएगा अफबाउ सिद्धांत। तो परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम अफबाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है कि कैलामाइन निम्न से किसका अयस्क है? देखिए, एक अयस्क से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो चाहे किसी भी एग्जाम में या पूछता ही है। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो यह जस्ता का है, जस्ता का अयस्क है। कैलामाइन जस्ता का है। टीन से कभी कभी पूछ जाता है, तो कैसिटेराइट जो है ना, यह टीन का अयस्क है। और मैग्नीशियम का अयस्क है, एप्सम है, साल्ट है, कार्नेलाइट है। तांबा, तो तांबा का हो जाएगा मैलेकाइट, कैल्सोक्साइट और कैल्कोपाइराइट, ये सभी तांबा का है। अगला प्रश्न है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक में आपका त्वचा जो है ना, त्वचा या संयोजी ऊतक नहीं है। त्वचा उपकला ऊतक का उदाहरण है, उपकला ऊतक का उदाहरण है। जबकि हड्डी है आपका, रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है, पड़े हैं, ठीक है, और उपास्थि, ये भी सब संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त, हड्डी और उपास्थि संयोजी ऊतक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो नहीं जमता है शरीर के अंदर, तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पराश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंग होती है उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और इसका उपयोग जो किया जाता है ना, यह समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पार्ट पुर्जे को साफ करने में, संकेत भेजने में उपयोग में सभी, तो सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और इसको कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकता है। अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, इसमें प्रभावित होता है, यानी कि इससे प्रभावित अंग आपको बताना है थैलेसीमिया में। तो थैलेसीमिया जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसका रक्त प्रभावित इसमें हो जाता है, रक्त। और एक अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो वायु से कांच में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल तरंग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, जबकि वहीं कांच में जाएगा तो यहाँ पर उसका अपवर्तनांक भी बदल जाता है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, वायु का 1.008 होता है की तुलना में अधिक है, तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। आवृत्ति नहीं बदलती, वह आवृत्ति वहीं रहती है। और कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह न्यूटन के द्वारा किया गया था, न्यूटन के द्वारा। और कैपिटल जी का जो फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r² होता है, और इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 Nm²/kg² होता है। और सरवर्ती गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 1798 में। हेनरी कैवेंडिश ने कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला जान लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन आ गया, तो C है, H है, NO, O है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन फॉर्मूला याद रहेगा तो अब ऐसा ही मार लीजिएगा। और यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। और यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले वोहलर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तो अगर अचानक गिरावट हो जाएगा तो तूफानी मौसम का, आंधी तूफान आएगा। अगर देखिए उसी में पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा, अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान हो जाएगा, अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो साफ मौसम होगा। और अगला प्रश्न है कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का क्या कहते हैं? तो सेल यानी कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जबकि वहीं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। वहीं आपका न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर कौन सा पौधा हो जाएगा?
तो यह ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है क्योंकि यह पौधा भूमि पर छायादार एवं नम स्थानों पर उगता है। अगला प्रश्न है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी पैदा करती है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रदीप्त बोलते हैं। कुछ वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तु का, जैसे सूर्य है, जलती हुई मोमबत्ती है। अगला प्रश्न है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन जो होता है ना वह कोलेनकाइमा के कारण होता है, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एडेनिन, थायमिन, साइटोनिन और गुआनिन। तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और साइटोनिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा आता है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में, यह ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक इसमें से कौन प्रदर्शित करेगा? तो करेगा सीजियम। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होगी? न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होगी। आप देखिए, अब इसमें है बोरॉन, इसका परमाणु संख्या 5, द्रव्यमान संख्या 11, प्रोटॉन तब भी 5 ही होगा, न्यूट्रॉन इसमें 6, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 होगा। ठीक है। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, बेरिलियम में 5। तो बताइए आप, तो किस में हो जाएगा? ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की संख्या होगा, क्योंकि देखिए परमाणु द्रव्यमान Z P+N होता है। तो परमाणु द्रव्यमान मालूम है, प्रोटॉन की संख्या मालूम है या परमाणु संख्या मालूम है, तो इसमें से इसमें घटा लेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो हथरस हिंग को जीआई टैग दिया गया है या उत्तर प्रदेश का है। और वहीं पर मरचा चावल का जो दिया गया है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण से है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 में हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो एन गोपाल कृष्णन, इनका संबंध वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक थे। इनके नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने जैसिंडा आर्डने के स्थान पर देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को चुना है। और यह 41वें राष्ट्र यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, 41वें प्रधानमंत्री हैं। जबकि न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं डेबी हैकली, वहाँ की राजधानी है वेलिंगटन, वहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह हो जाएगा भारत को चुना गया है। और इसकी अध्यक्षता करेंगी रुचिरा कंबोज। और रुचिरा कंबोज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है कि किसे रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? तो किस रेल मार्ग पर? तय हो जाएगा बनिहाल कटरा मार्ग पर सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हो गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस शुरू किया है? तो किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी एयर एम्बुलेंस शुरू किया है? तो यह हो जाएगा झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो CO2 को आयात करने वाला, खरीदने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, उस देश का नाम है डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। वहां के अभी युवराज हैं फ्रेडरिक क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, मुद्रा वहां का क्रोन है। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, इसका भी बात किया गया है। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, इसी भी बात किया गया है। और रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, सभी इनमें सभी पर बात करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि निकेई एशिया के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह हो जाएगा तीसरा, जबकि पहला है चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत है, चौथा जापान है। अगला प्रश्न है कि ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का
पहला शीर्ष जिला कौन बना है? तो हो जाएगा वायनाड, जो कहाँ है? केरल का है। अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड मिला है? तो यह मिला है आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर को। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो हो जाएगा कमल। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय फूल कमल, और लोकसभा कक्ष का जो थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। तो ये लोकसभा के लिए है, लोकसभा के लिए, और यह राज्यसभा के लिए वहाँ का थीम है। और नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहाँ पर 1272, जिसमें से 888 सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से 384 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे, यानी 1272 सदस्य। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, यानी नेशनल पार्टी बन गया है? तो हो जाएगा आम आदमी पार्टी, आप को, क्योंकि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंजाब में, गोवा में 2 सीट, गुजरात में 5 सीट, और इसके जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल है। इसकी स्थापना आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया है? मानेसर हरियाणा में स्थापित किया है। तो हो जाएगा सी, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? तो कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार जब मंजूरी दिया है तो 2 राज्यों में इसका विवाद बढ़ गया है। तो हो जाएगा गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है रवनीत कौर को, रवनीत कौर को। अगला प्रश्न है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप को खोज की है? तो यह किया है नालंदा महाविहार को। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया है? तो यह किया है क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया है? तो यह कर दिया है 20%। केंद्र सरकार ने देश से बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई से 20% लेने, मतलब टैक्स लेने का, टीसीएस लेने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? तो ये हो जाएगा पैन कार्ड। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी 10.98%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ था? तो हो जाएगा सिप 295। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया गया? तो फ्रिंजेक्स 23 या भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और मार्च 2023 में 2 दिन तक केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन में हुआ। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल मात्र 13 गेंद में यह रिकॉर्ड अपना बनाया है, और यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की टीम के सलामी बल्लेबाज हैं। इन्होंने मई 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, और इससे पहले केएल राहुल के पास यह रिकॉर्ड था, वह 14 गेंद में इसको बनाए थे अर्धशतक को। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का मार्क्स 95 प्रश्नों में कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें यूटेरिया के सेट में 5 मैथ का प्रश्न है, तो उसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है और तैयारी कैसा चल रहा है।